अस्सलाम वालेकुम। यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो विच इज़ हेल्थ की बात वीनस के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ़। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, इस शो में बात होती है हेल्थ की, किस तरह से फ़िट रहें, किस तरह से डिज़ीज़ फ्री रहें, इस पर हम बात करते हैं हर शो में। और एक जुमला जो आपने कई जगह सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और ऐसा ही है और इस बात से कोई इनकार नहीं है। जब बात करते हैं हम फीमेल की हेल्थ की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि फ़ीमेल्स बहुत सारी चीज़ों का देखा जाए तो घर को बहुत अच्छे से लेकर चल रही होती हैं, घर के सारे सिस्टम्स को मैनेज कर रही होती हैं, बच्चों को मैनेज कर रही होती हैं, अपनी पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। बट जब बात आती है उनकी हेल्थ की तो वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपनी हेल्थ को ऐड करना भूल जाती हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि बहुत सारे हेल्थ के मसले आना शुरू हो जाते हैं और उनकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे उनको अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव नहीं फील होती। जितना अगर वो ख्याल रखें और अपना डाइट को देखें, साथ में अपनी जो प्रॉपर आपका जो BMI होना चाहिए, इसके अलावा जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपको डेली बेसिस पे लेने चाहिए, अगर इन चीज़ों को फॉलो अप करते जाएं तो आई थिंक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जब हम इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, बाकी एक्टिविटीज़ में और बाकी रूटीन में हम जब लग जाते हैं और हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली इश्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, यानी हम फीमेल इश्यूज़ पर बात करेंगे। और आज की हमारी जो गेस्ट हैं, यानी हेल्थ की बात वीनस के साथ में आज जो हमारी मेहमान हैं वो बहुत ही फ़िट और एक्टिव, और जब भी उनसे बात की जाए, जब भी उनसे मुलाकात हो तो आपको एक अलग सी एनर्जी फील होती है और उनकी आवाज़ सुनकर ही आप एनर्जाइज हो जाते हैं। मिलवाते हैं अपनी गेस्ट से, जो कि हैं अलवी होम्योपैथिक कॉलेज की प्रिंसिपल और आप सबकी, हम सब की जानी मानी और हर दिल अजीज़ होम्योपैथिक सीनियर डॉक्टर सबा अलवी। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। सुमैरा, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। और सबसे पहले तो वार्मली एंड स्ट्रांगली वेलकम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जिस तरह से मैंने इंट्रो में भी कहा कि फीमेल्स जब बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चल रही होती हैं, बट जब उनकी ख़ुद की हेल्थ की बारी आती है, उनकी बात आती है, तो समटाइम्स ऐसा होता है या यूजुअली ऐसा होता है कि वो अपनी हेल्थ को उस प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं रखती, या वो बाकी रूटीन में इतनी बिजी हो जाती हैं कि कहने को या सुनने में ये आता है कि उनको टाइम ही नहीं होता कि वो अपना ख्याल रख सकें। तो इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो जाती हैं, पहले तो हम इस पर बात करना चाहेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगी आप इससे अगर इस प्रोग्राम का शुरुआत, यानी प्रोग्राम की शुरुआत करें। थैंक यू सुमैरा कि आज आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने स्टार्ट में कहा वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो औरत से ही दुनिया तख्लीक आई है। और अगर हम देखें कि कंप्लीट वेमेन एम्पावरमेंट की, तो वो तो बहुत दूर की बात है। उनकी हेल्थ ही इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइस्ड हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कि वो कभी भी अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर पाती हैं। हमारा बेसिक इशू यही है। ये इशू हम कब महसूस करते हैं? जब हम लेटर एज में पहुंच चुके होते हैं, जबकि राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर इसका ख्याल रखा जाए तो हम इनसे बहुत पहले बच जाएं। जब फर्स्ट स्टेप आपका सही तरह से होगा तो ऑब्वियसली बाकी स्टेप्स भी आपके बहुत अच्छे होंगे। इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो जब हम बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है एट द एज ऑफ 9 till 11, एज ऑफ मेनार्की, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की आती है। तो उस वक्त में अगर हम बच्चियों को फौरी तौर पर, ये मैं आपको एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ जो हमारे, मेरा ख्याल है कोई भी माँ बाप नहीं करता, कि अगर बच्चियों को हम फौरी तौर पर उसी एज ऑफ मेनार्की में ही मल्टीविटामिन्स देना शुरू कर दें तो वो लिकोरिया, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया जैसी बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो अब हम अगर बात करते हैं कि बच्चियों को कैसे गाइड करें, उन्हें कैसे बताएं कि उन्हें कैसे हेल्दी रहना है, तो उन्हें हमें हर तरह की एक्टिविटी देनी है। सबसे बड़ी बात ये कि हमें उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, एज अ फ्रेंड उनको डील करना होगा। हमारे मास्टर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बेटियां खुल के बात नहीं करती, बहुत एक बैरियर सा है, जो कि अगर बैरियर ना हो और बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, जो कन्फ्यूजन्स होती हैं बेसिकली उस एज में, वो कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकती हैं, वो मामला उलझने से पहले ही सुलझाए जा सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मैं यही चाहूँगी, अच्छा आप जिस तरह से लिकोरिया का जिक्र करिए, तो इसके जो बेसिक रीजंस क्या हो सकते हैं और इसके स्पेशली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जो यानी टीन एज में ऑब्वियसली जो छोटी गर्ल्स हैं उनको किस तरह से पता चलेगा या उनको डिस्कस करना चाहिए। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी गाइड करें, क्योंकि आपको बहुत फॉलो करने वाले या आपकी यानी
आपसे इंटरेक्ट करने वाली इस एज की गर्ल्स बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली लिकोरिया का ऑनसेट होता है क्योंकि जबकि आपका यूट्रस पूरी तौर पे डेवलप ना हो सके, वीकनेस हो जाए। अच्छा, वीकनेस क्यों होती है? क्योंकि हमारे 6 हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सिक्रीशन देती है, तो ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमारा कम हो जाए, हमारे पास अगर एंड्रोजन का हार्मोन बढ़ जाए जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हार्मोन है, उसकी एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। लिकोरिया बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, एक अलामत होती है, लेकिन ये जब शिद्दत इख्तियार कर ले तो ये बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेती है। जहाँ लिको मीन्स वाइट है, ओरिया मीन्स ओजिंग है, तो वाइट पानी का इखराज देखिए प्रेगनेंसी में इट्स नॉर्मल, जबकि अगर यही पानी छोटी उम्र से बहना शुरू करे तो इसके अंदर कमर वीकनेस आ जाती है। जैसे आपने एक कच्चा नारियल देखा है, उसके अंदर पानी होता है, इस तरह का ये पानी होता है जो निकलना एक हेल्दी सिक्रीशन है जो आपके जेनिटल ऑर्गन्स को मॉइस्ट रखता है। लेकिन अगर इसकी एक्सेसिव फॉलिंग हो जाए तो फिर वो लिकोरिया बन जाता है, जिसमें बैकएक होती है, बच्ची बहुत ज़्यादा पेल हो जाती है, उठने बैठने में उसको तकलीफ होती है, किसी काम को दिल नहीं चाहता उसका, और उकताहट आती है। और लिकोरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत सारी टाइप्स का होता है, इसके कलर्स वेरिएशंस बड़ी हैं, इसमें येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, स्पॉटेड भी होता है, फ्लोई भी होता है, तो बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। अब हमारे पास आती हैं बच्चियाँ, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एक 7 साल की बच्ची मेरे पास आई है, उसको लिकोरिया है। तो क्योंकि ये हार्मोनल ग्रोथ किसी की भी किसी एज पे भी डेवलप कर जाती है, तो उसमें ये कि उसकी बच्ची माँ ये समझ रही थी कि मेरी बेटी को कोई किडनी इन्फेक्शन है, और वो उसका इलाज कराती रही जी, और वो यही कहती रही कि जी मेरी बेटी को किडनी प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं बेटा, जाओ इसका टेस्ट कराओ, इसका अल्ट्रासाउंड कराओ, इसकी फॉलिकल्स देखो क्या है। फिर जब कराया तो पता चला जी उसको तो लिकोरिया है। फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू की गई। तो देखिए ये कोई एज बैरियर नहीं है। अब सही डायग्नोसिस भी ज़रूरी है। अगर वो डायग्नोसिस गलत, यानी जिस तरह से मदर को लग रहा था कि किडनी इन्फेक्शन है और वो खुद से घर पे ही ट्रीट अगर करना शुरू कर देती या टोटके करना शुरू कर देती, तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा आगे जाके कॉम्प्लेक्स हो सकता था। बिल्कुल हो सकती है, बहुत जाके आगे। यही चीज़ें जो इनफर्टिलिटी को भी ग्रो करती हैं, ये किसी भी उम्र में किसी भी को भी हो सकता है। हमारे यहाँ चूँकि बच्चियों की प्रॉपर डाइट नहीं है, अगर उन्हें फुल फ्लैश डाइट्स दी जाए और जंक फूड से अवॉइड कराया जाए तो फिर ऐसी बीमारियों से बहुत ज़्यादा बचा जा सकता है। चिकन जो एक बहुत बड़ी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस पैदा कर रही है। फिर हम आजकल इस्तेमाल करते हैं दूध हम कहते हैं सबसे अच्छा गाय का दूध को तो बहुत अच्छा समझ के हम यूज करते हैं दूध को, लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन भी तो लगती है उनको, ताकि वो एक्सेस हार्मोन्स और ज्यादा पीक पर चले जाते हैं उनके, और ऑब्वियसली वो नेचुरल और जो यानी बेसिक जो खासियत होती है दूध की वो तो खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर भी हम कहते हैं कि डब्बे के दूध से बेहतर है गाय का दूध, क्योंकि उसमें हार्मोन्स पहले से मौजूद होते हैं। लेकिन ये कि इन तमाम चीज़ों को डब्बे के दूध में तो हमें ये कंफर्म भी नहीं है ना कि वो दूध ही है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स तो ऐड होते हैं, बट यूरिया और इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं और फिर उनको फिर कंपनीज को कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया जाता है, देन फिर वो चीज़ें दोबारा चलना शुरू हो जाती, तो ये हेल्थ के साथ मजाक है बिल्कुल। आपको पता है, डब्बे के दूध से के हवाले से एक बात करूं कि बहुत सारे मिल्क पैक्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ऐसी। अब एक दफ़ा हमारे घरों में औरतें ख़ास तौर पे प्रॉब्लम करती हैं कि एक दफ़ा एक कैन को खोल देती हैं तो उसको 5-6 दिन तक इस्तेमाल करती हैं, 3 दिन बाद एक्सपायर हो जाते हैं। आपको 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। फिर इसके अंदर कोई नरिशमेंट नहीं रहेगी, उल्टा बीमारियां पैदा करता है वो। तो उसका भी हमें नहीं पता कि हमें कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे करना क्या है, चलना कैसे। तो आप बताएं ना, इसीलिए तो हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं। देखिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एज अ होम्योपैथ मैं आपको बताऊं बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं आपको नाम गिनाना शुरू कर दूं तो फिर आपको फिर मेडिसिन, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हाफ नॉलेज जो होगी, आधा इल्म जो है वो खतरनाक होता है। बिल्कुल, नीम हकीम खतरा जान। अगर अब घर पे खुद समझे कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं और ये मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दें, तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई और मेडिसिन की ज़रूरत होगी, आपको नहीं पता, एक डॉक्टर आपको, एक बेहतर होम्योपैथ आपको तरीके से बता सकता है कि आपको किस तरीके से कितने टाइम में डोसेज क्या है और कितने ड्यूरेशन तक वो मेडिसिन लेनी है, और सिम्टम्स चेंज होने के बाद आपको मेडिसिन भी चेंज करनी होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसी तरह हर एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे आप तो लिकोरिया भी बहुत तरह के होते हैं। इनमें येलोइश भी होता है, ग्रीनिश भी होता है, एग की वाइट की तरह भी होता है, प्योर वाइट भी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है। अब इन सब की अलग अलग अद्वियात है, तो आप किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें, वो आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ के लिए कैसा आपने करना है। ऐसा भी होता है, फ्लोई होता है कि एड़ियों तक बहता हुआ आता है,
ये भी है। तो इन तमाम की आपको जब आप देखते हैं विस्कस्ड है, जेली लाइक है, ऑफेंसिव है, बदबूदार है, ठीक है ना, तो इन तमाम की अलामात की बुनियाद में दवा को तजवीज़ किया जाता है। सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी हाफ क्योर, तो कहते हैं ना, कहते हैं इस बुनियाद पे लेते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द लाइफ बिकॉज आप शुरू में ही प्यूबर्टी को पहुंचने से पहले ही इस एज में ही बिल्कुल बुनियाद जब बन रही होती है, उसी वक्त आप सारी चीज़ों को डिस्टर्ब, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी पूरी जो आगे यानी आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको सही तरह से वो करना है, ग्रो करना है, उसको डेवलप करना, आप उन चीज़ों में भी बहुत सारी चीज़ों में आप रुकावट पैदा कर सकते हैं या खराबी पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप इसका बर वक्त इलाज नहीं कराएंगे और इसको इग्नोर कर देंगे तो जाहिर सी बात है इसकी जो इंटेंसिटी है वो आपको डैमेज करेगी। लेकिन लिकोरिया क्योरेबल है, वो इतना परेशान कुन मसला नहीं है जितनी और प्रॉब्लम से ले रही है। लेकिन अगर ये ज़्यादा अरसे तक कंटिन्यू रहता है, यानी आप इसको इलाज किए बगैर छोड़ देते हैं, तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, ना सिर्फ ये लिकोरिया आपका ये क्रॉनिक हो जाएगा बल्कि इसके साथ साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, इनफर्टिलिटी तक ले जाता है भाई। एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें वेरी किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ये कंसर्निंग इशू है इनफर्टिलिटी, और अगर छोटी सी बीमारी को इग्नोर कर दिया जाए तो आप वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, कोई भी वहाँ तक पहुँच सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं चाहूँगी, इसकी तो बात हो गई, अब जिस तरह से आप बात करिए टीन एज की, तो मेंस्ट्रुअल इश्यूज बहुत सारे आते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ बहुत, तो आप मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ना इसको भी कैटेगराइज कर दें कि इसमें एबनॉर्मलिटीज़ क्या हो सकती हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 3 से 5 दिन का है, बाज़ को 7 दिन तक रहता है, ठीक है जी। लेकिन आप ये देखें कि बाज़ बच्चे ऐसे होती हैं, बच्चियाँ जो शिकायत करती हैं कि हमें बहुत पुरदर्द माहवारी आ रही है, उसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, तकलीफ के साथ माहवारी का आना, और उसमें ऐसा होता है कि उनका पेट में दर्द होता है, वो ना कुछ खा सकती हैं, ना उठ सकती हैं, ना बैठ सकती हैं, और रूटीन की जो एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले डिस्मेनोरिया है कि जो बहुत ज़्यादा तकलीफ का बाइस बनती है, इसके लिए भी बहुत अच्छी दवाएं मौजूद हैं। इसके अलावा एक होता है कि मेटुरेजिया, जिसमें माहवारी बहुत ज़्यादा आती है और इतनी आती है कि उसका किसी भी सूरत पे वो कम नहीं होती। अच्छा, उसका ड्यूरेशन ये देखें, एक चीज़ पहले समझने की ज़रूरी है कि माहवारी है क्या चीज़। मेंसेस कॉन्सेप्ट जो है वो आपको जैसे बताया, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक हार्मोनल सिस्टम लिखा है जिसको कहते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। उसके तहत हमारे रिलीज करते हैं हार्मोन। अल्लाह ताला ने पिट्यूटरी ग्लैंड में वो सिक्रेशंस रखी हैं जिनमें ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मौजूद है। ऑस्ट्रोजन जो है वो हमारी एंडोथेलियल टिश्यूज़ को बनाती है जो हमारी भैंसादानी से रिलीज होते हैं, ठीक है। अच्छा, हर माँ हर ओवरी एक ओवर रिलीज करती है, ठीक है। अब जिसे एग कहते हैं बेसिकली, जी, जिसे एग कहते हैं। अच्छा, वो जो अंडा है, जो माहवारी का पीरियड है, ड्यूरेशन आती है, उस वक्त प्रोजेस्टेरोन उसको बर्स्ट आउट कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर पीक पर होता है ना, पीक पर जब आता है और वो मैच्योर हो जाता है, रिलीज होने के बाद 14th डे पे जाकर वो मैच्योर हो जाता है, और वो फिर अगर प्रोजेस्टेरोन उसको रप्चर कर देगा तो माहवारी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और यही अगर बर्स्ट नहीं करेगा और आपको तकलीफ में मुब्तला कर देगा तो फिर ये सीवियर प्रॉब्लम्स में भी डाल देगा आपको, लाइक पीसीओस वगैरह में डाल देगा, पीआईडीज में डाल देगा, पीसीओडीज में डाल देगा, फिर ये एक्सेसिव ब्लीडिंग में भी डाल सकता है, ठीक है जी। फॉलिकल ट्यूमर्स भी बना सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जिसमें ये जाके परेशानी का बाइस बनते हैं। फिर जब हम बात करते हैं हैवी ब्लीडिंग की, तो हैवी ब्लीडिंग में मेनोरेजिया बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उसमें इतनी एक्सेसिस होती है, बाज़ बच्चियाँ आपको सुन के ताज्जुब होगा 3-3 महीने से रहती हैं। ओह गॉड। और आप यकीन मानिए कि तो सीवियर डेफिशिएंसी होती है। बिल्कुल। मेरी पेशेंट है एक बच्ची, और उसको प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ी सी सही होती है, फिर फौरी तौर पर उसका ऑनसेट चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से उसकी इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि शी इज टोटली ऑन अ बेड। ओह गॉड। तो आप ये सोचें कि माँ बाप के लिए कितनी अजियतनाक बात है कि एक बच्ची जिसको इतनी तकलीफ है और आगे उसकी लाइफ के सर्वाइवल के कितने मुश्किल चांसेस हो जाते हैं। तो हमें अपने बच्चियों से मोहब्बत के अलावा उनकी जिस्मानी तगय्युरात को भी देख के उसके सबसे हिसाब किताब करना चाहिए। उन्हें वैसी ही डाइट देनी चाहिए, वैसे ही खिलाना चाहिए जो उनके लिए फ्रूटफुल हो, ना कि वो चीज़ें खिलाएं जो उनके लिए नुकसानदेह हों। ओके, तो ये तो बात थी कि प्रॉब्लम क्या है, अब इसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे।
बट यहाँ टाइम हो चुका है एक ब्रेक का, तो यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ। तो बात हो रही थी, डॉक्टर सबल भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या डिस्टर्बेंस आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हमने बात की डिस्मेनोरिया के बारे में भी, एमेनोरिया के बारे में हम बात करेंगे। बट पहले जो प्रॉब्लम आ गई है जिसके बारे में हमने डिस्कशन की है, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर सबल भी, क्या आप क्या बताना चाहेंगी इसके बारे में? क्या ये ट्रीटेबल है, या जिस तरह से आप बता रही बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो क्या लोग सिर्फ परेशान होकर बैठ जाएं या इसका आप सॉल्यूशन भी देना चाहेंगी? नहीं, इसका सॉल्यूशन मौजूद है। अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ दुनिया में बनाई जिसका इलाज मौजूद है, तो आप इसके इलाज के लिए जाएँ। अगर आप इलाज के अलावा चाहते हैं तो देखें, ऐसे बच्चे हैं जिनको डिस्मेनोरिया हो रहा हो, तकलीफ दे माहवारी आ रही हो, तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो ये करें कि सिकाई करें, कुछ ना करें, अपने पेट पर सिकाई करें, उससे उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। और साथ साथ अपनी हेल्दी डाइट लें, अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से रब्ता करें, वो जो मेडिसिन बताया वो दवा इस्तेमाल करें। ठीक है जी। इसके अलावा जब आती है बात मेनोरेजिया की, तो उसमें ऐसा है कि हैवी ब्लीडिंग है, उसमें जाहिर सी बात है जब इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आपको हेमोग्लोबिन पहले मेंटेन करना है, और हेमोग्लोबिन मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका हेमोग्लोबिन बने। लाइक आजकल तो अनार आया हुआ है, सेब है, ठीक है, और ये पीच है, अभी चीकू आया हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो देखिए, मज़े की चीज़ें खाकर आप सेहत अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और पालक जिसमें सबसे पहले आती है, और आयरन से भरपूर। इसके अलावा अगर आप फ्रूट्स में देखें तो केला एक ऐसा मैं कहती हूँ मासूम फल है जो हर वक्त मौजूद होता है, और हर चीज़ अल्लाह ताला ने उस पर डाली हुई है, तो वो आप इस्तेमाल करें। खजूर का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए तमाम चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तमाम चीज़ों से, और अपनी रहन सहन को, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर आप हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो इससे कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, सोजिश भी हो सकती है, और आपके इंटरनल ऑर्गन बहुत बुरी तरह से मुतासर हो सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा और ब्रीफ और बहुत मज़े का आंसर दिया है, जिसमें लोग अच्छी चीज़ें खाकर, यानी हेल्दी चीज़ें खाकर, और उनका टेस्ट भी अच्छा होता है, उसको खाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो अब मैं चाहूँगी एमेनोरिया पर भी बात हो जाए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू बन जाता है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, या उनके बारे में अगर अवेयरनेस ही ना हो। एक बच्ची, उसको मालूम ही नहीं है उसके बारे में, तो वो उसको पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम उसके साथ बेसिकली हो क्या रहा है, तो उसको सॉल्व कैसे कर सकती है वो? देखिए, एमेनोरिया का मतलब है मेंसेस का ना आना। अच्छा, माहवारी ना आना दो सूरतों में होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी एमेनोरिया उसको कहते हैं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी आपने प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई और आपके मेंसेस नहीं आए, तो दिस इज प्राइमरी। और अगर आपकी माहवारी एक दफ़ा आ गई, फिर 3-4 महीनों का गैप हो गया, फिर आ रही है, फिर 3-4 महीनों का गैप हो गया, तो वो सेकेंडरी एमेनोरिया कहलाती है। बट दीज टू आर सीरियस कंडीशंस, और ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। हमारे यहाँ जो इलाज है वो बहुत अच्छा मौजूद है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में, लेकिन आप इसका इलाज खुद भी कर सकते हैं। और कैसे करेंगे उसका इलाज? जबरदस्त, इंटरेस्टिंग। एमेनोरिया के लिए आपको जाहिर सी बात है, पहले तो अपने आप को देखिए आपकी फिजिक क्या है, आप हेल्दी हैं या नहीं है, ब्लड है भी या नहीं। एग्जैक्टली। पहले तो आप ये देखें कि आपका खुद का बॉडी स्टेज क्या है। फिर दूसरी बात ये होती है कि जो चीज़ क्लियर करने वाली है वो ये है, माहवारी अगर हर जो पीरियड है महीने के महीने आता है, लेकिन अगर लोग समझते हैं कि एक हफ्ते के बाद आ रहा है तो ये वो है मेनोरिया, ठीक है, मेटोरेजिया, हैवी ब्लीडिंग आ जाती है। और अगर माहवारी नहीं आ रही, एक महीना गुजर गया, दूसरा महीना गुजर गया, तीसरा महीना गुजर गया, माहवारी नहीं आ रही, तो इसे एमेनोरिया कहते हैं। अच्छा, इसमें जो बड़ी उम्र की औरतें हैं और मैरिड हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनमें भी एमेनोरिया हो जाता है, ठीक है ना। और मेनोपॉज
एग्जैक्टली सनियास जिसको हाँ, कहते हैं वो भी एमेनोरिया कॉज करता है। exactly, तो सही। एज रिलेटेड है ये, इसको हमें वहीं से रूल आउट करना पड़ता है कि कैसे हम इसको देखें। अगर बच्चियों में एमेनोरिया हो रहा है तो उनको चाहिए कि आप एक तो अच्छी डाइट के अलावा उन्हें, हमारी एक मेडिसिन होती है पल्सटीला, अच्छा वो आप मुख्तलिफ पोटेंशियल में, लेकिन प्लीज डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना दें, डॉक्टर ना बने, क्योंकि खुद से बनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी किसी सूरत में डॉक्टर ना बने आप अपने सीनियर कंसल्टेंट से रब्ता करें, किसी अगर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहती हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, या डॉक्टर सबलवी को भी आप कॉल कर सकती हैं और उनकी क्लिनिक भी विजिट कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आप उसका इलाज कराएं, और इलाज कराने के साथ साथ आप उसकी डाइट प्रॉपर रखें, आप उसको हेल्दी रिच डाइट दें, जो आर्टिफिशियल कार्ब्स हैं, आर्टिफिशियल फैट्स हैं और कैलोरीज को बर्न करने वाली चीज़ें दें। ये ना दें कि आप उनको पता चला कि बाहर की आपने हर वक्त जंक फूड खिलाते रहे और कह रहे हैं कि हमारा बच्चा तो पता नहीं इसको क्या हो गया, तो ऑब्वियसली उसको हार्मोनल डिसबैलेंसेस होंगे ही होंगे। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, और ये तमाम बीमारियाँ जो हैं वो फूड रिलेटेड है। फूड रिलेटेड एग्जैक्टली, लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ को, अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। ऑब्वियसली ये चीज़ें जो जंक फूड है वो बहुत एक्साइट करता है, आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, बच्चे हों या बड़े हों सबको ही ये चीज़ें पसंद आ रही होती हैं। हाँ ये है कि जो हमारे यानी पेरेंट्स हैं उनको पता होता है, बहुत हद तक वो अवॉइड कर रहे होते हैं, वो मना भी कर रहे होते हैं, बट ये जो टीन एज है या हमारी एज है या छोटे बच्चे हैं उनको ये होता है कि टेस्टी है तो ये फ़ायदा, यानी ये हमें खाना चाहिए, इसको इग्नोर करने की क्या ज़रूरत है। बट ऑब्वियसली जो चीज़ हम खा रहे हैं उसका हमें पता होना चाहिए, इससे हमें यानी न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं या ऑलरेडी जो आपकी बॉडी है, हेल्दी बॉडी है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने वाले इंग्रेडिएंट्स में एडेड हैं। तो हमेशा अपने फूड चॉइसेस को हेल्दी बनाएं, और हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। इंसान जो भी खाता है वो उसी तरह से अक्सर कहा जाता है कि हेल्दी नहीं खाएंगे तो हेल्दी कैसे रहेंगे, और जंक फूड अगर खाएंगे तो मोटे कैसे नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें, क्योंकि मोटा शख्स किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वजह क्या होती है, मोटापा असल मसला नहीं, मोटापे के साथ आने वाली बीमारियां। और एग्जैक्टली हम जब बात कर रहे हैं फीमेल इश्यूज़ के, तो मोटापा किस तरह से फीमेल्स को स्पेशली किस तरह से प्रॉब्लम में मुब्तला कर सकता है। तो पहले हम बात करेंगे टीनेज की भी, उसके बाद हम बात करेंगे कि आफ्टर प्यूबर्टी क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, और मैरिड लाइफ में क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, और जो हमारे फिर मेनोपॉज वाली जो कंडीशन होती है, जो फीमेल्स होती हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स। मैं चाहूँगी इन सब कैटेगरीज पर बात करें हम। ठीक है, ठीक है। अब पहले सवाल आपका था कि प्यूबर्टी पे क्या होता है। ओबेसिटी, मोटापा इंतहाई खतरनाक चीज़ है। हम समझते हैं कि हमारा बच्चा फ्लफी हो रहा है, बड़ा प्यारा चब्बी सा है, बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन अगर वो एक्टिव नहीं है, डल है, तो फिर आप उसकी फौरन तमाम चीज़ें बंद कर दें। उसकी एक्सरसाइज रेगुलर कराएं, और रेगुलर 3 मील्स अ डे दें, साथ में उसको एक्सरसाइज के साथ साथ उसको कहें सबसे अच्छी एक्सरसाइज तो नमाज है 5 वक्त की। आप वो कहें कि नमाज अदा करें, ताकि उसको फिर अपनी एक्सरसाइज में रहेगा। फिर दूसरी बात ये कि आप उनको जो वही बात फिर आ गई, जंक फूड, उसको आप अवॉइड करें, ठीक है। तली हुई चीज़ें घर में भी जितनी हैं उनको अवॉइड करें। हाई कोलेस्ट्रॉल जिनमें है वो तमाम चीज़ें अवॉइड कर दें। इवन ड्राई फ्रूट्स जिनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है वो आप ख़त्म करें, तो उससे बच्चों में खुद ब खुद चेंजेस आने शुरू हो जाएगी। प्यूबर्टी में जब चेंजेस आती हैं तो उस वक्त ऐसा होता है कि सारे ही जिस्म में चेंजेस आ रही होती हैं एडोलेंस में। उस वक्त तेजी से हर चीज ग्रो कर रही होती है। अगर आपने उस वक्त अपने ऊपर मेंटेन नहीं किया और रिस्ट्रिक्ट नहीं किया अपने आप को, तो उस वक्त आप ऑब्वियसली ओबेस हो जाएंगे। अच्छा, ओबेस का फिर वही बात होता है, जब मोटापा आ जाता है तो वही बात आपने सुना का कि किसी को अच्छा भी नहीं लगता और फिर आप डल हो जाते हैं। लड़कियां ओबेस हो जाएं तो उसके बाद उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की आती है। अच्छा, बाज़ बच्चियों के साथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो मतलब कंट्रोल करने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। आजकल तो कीटो डाइट वगैरह तमाम चीज़ें आई हुई हैं मार्केट में। आप बिल्कुल क्रैब डाइट्स की वजह से भी इनको कंट्रोल करते हैं। और इनको आप ऐसा करें कि ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप डाइट प्लान के अलावा देखें, एक मैंने बुक में पढ़ा था और उसमें ग्रेप्स थेरेपी भी थी। ओके। और ग्रेप्स थेरेपी में यह था कि आप खुद सोचें 3 दिन तक ग्रेप्स लेने, हाउ इट कुड बी पॉसिबल, बट दिस इज रिजल्ट ओरिएंटेड। अच्छा, और दूसरी बात है कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम सोचते हैं कि आलू
चावल, ठीक है ना, बड़े का गोश्त, गाय का गोश्त जिसको कहते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ये हमें बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। और बच्चों को 90% फ्राइज पसंद होते हैं। बच्चियाँ दीवानी होती हैं अपनी बिरयानी की, ठीक है ना, तो ज़रा इससे ज़रा कंट्रोल करें, सब कुछ सही हो जाएगा। साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर किसी कंसल्टेंट को दिखाएं, जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें। आप जो ये होते हैं ना फलियाँ वगैरह जो उबाल के खाएं, सब्जियाँ, बीन्स लें, रेड बीन्स वगैरह का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें आपको, काले चने हैं, भुने हुए चने हैं, ये तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें। और कुछ टाइम तक अगर आप इन चीज़ों का अवॉइड करते हैं ना, जैसे हेल्दी चॉइसेस अपनाना शुरू करते हैं कुछ टाइम तक, जैसे कि आपने ठंडा पानी छोड़कर गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया, टॉक्सिन्स भी रिलीज होंगे, साथ में कुछ टाइम के बाद आपको आदत हो जाएगी उस चीज़ की, फिर आपका खुद नहीं दिल चाहेगा कि आप ठंडा पानी पिएं। और इसी तरह जब आप हेल्दी चीज़ें, सैलेड्स वगैरह का इस्तेमाल दिन में करना शुरू करेंगे तो आपका दिन में नहीं दिल चाहेगा कि मैं बिरयानी ही खाऊं, या मैं बर्गर ही खाऊं, या मैं पिज्ज़ा ही खाऊं। तो कुछ टाइम लगता है, कुछ थोड़ी सी अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, बट उसके बाद आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो जिस तरह से आपने इसका बताया, यानी प्यूबर्टी में क्या क्या इश्यूज आएंगे, तो मैं चाहूँगी जैसे आफ्टर मैरिज भी बहुत ऐसी पेशेंट्स होती हैं या लेडीज़ होती हैं, उनको ये ओबेसिटी की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसकी भी डिटेल्स हमें बताएं। अच्छा, लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद ऐसे ही एक चीज़ आपके रिलैक्स हो चुके होते हैं, मसल्स रिलैक्स हो चुके होते हैं, तो आपको उस वक्त अपने डाइट का बहुत एहतियात करना चाहिए। होता यह है कि औरतें लापरवाह हो जाती हैं अपनी तरफ से, ना वो अच्छा खाती हैं और ना ही उनका तमाम तवज्जो आने वाले के ऊपर होती है, घर के माहौल पे होती है, तो उसी में अपने आप को एंगेज करके रखती हैं। जो डाइट का जहाँ तक ख्याल है तो वहाँ पे वो अपना ख्याल नहीं रखती हैं। अगर वो उस वक्त अपना ख्याल रख लें तो उसमें से उनकी बहुत सारी चीज़ों को फेयर एनफ हो जाता है। लेकिन बाज़ को आफ्टर डिलीवरी ये होता है कि सर्जरी से भी बच्चे होते हैं, सी सेक्शन से होने वाले बच्चे, जब सी सेक्शन के होते हैं तो उनके बाद उनकी जो एक फिजिक बिल्कुल चेंज हो जाती है। फिर वो हमारे यहाँ तो एक वो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि क्या कहते हैं उसको, जहन में ना क्या कहलाता है, वो जो पंजीरी, यस एग्जैक्टली, वो जरूर खिलाते हैं जी कि वो आप खाएं, इट्स वेरी गुड। बट ऐसा नहीं है कि जो आपको सिर्फ ओवर ईटिंग भी आपको दूसरे प्रॉब्लम में डाल सकती है। इसका हल पता है क्या है? अगर आप दिन में सुबह नाश्ता करें, करने के बाद आप 11 बजे के करीब कोई फ्रूट ले लें, ठीक है ना, और अगर आप दोपहर में सैलेड ले लें, बॉल या दही ले लें और साथ में एक रोटी ले लें, तो खुद ब खुद जो आपको 2 या 3 रोटियों की डिमांड है ना, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फिर शाम में आप थोड़े से फील करेंगे, आप खाने के बाद आपको एक तो आपको जल्दी भूख भी नहीं लगेगी और हेल्दी चीज़ें आपकी बॉडी में जा रही होंगी, और वाटर कंटेंट ऑब्वियसली इसमें फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहेगी, स्किन भी आपकी अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग माइंड में आया है क्वेश्चन, वो ये कि बहुत से यानी टोटके होते हैं वेट कम करने के लिए, जैसे कि सुबह में उठने, जो सबसे ज़्यादा आजकल बल्कि काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और जिसको सबसे ज़्यादा समझा जाता है कि बहुत इफ़ेक्टिव है, कि सुबह में उठने के बाद नीम गर्म पानी में सिरका डालें, लीमू डालें या सिरका डालें, दोनों में से कोई भी एक चीज़ डालें या दोनों डाल दें और शहद डाल दें। क्या इससे हार्मोन्स का कोई इशू हो सकता है या फिर ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है? हार्मोनल इशू तो मौजूद है इसमें, बिल्कुल है, और ये इलाज भी करता है, ये भी बात सच है कि इससे रिड्यूस भी होते हैं। लेकिन हार्मोनल इश्यूज में ये होगा कि आप, सबसे पहली बात तो ये कि आप जब बहुत ज़्यादा खट्टा लेते हैं तो आपकी जो टॉन्सिल्स हैं वो सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, वो लोग जो सेंसिटिव हैं तो उनके साथ तो आए दिन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और हार्मोनल इश्यूज में जहाँ तक बात करते हैं तो उनका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हार्मोन अफेक्टेड होते हैं ऑस्ट्रोजन, और उसकी वजह से फॉलिकल्स बनने में प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, आप बेस्ट तो पहले ही थे, प्लस आपने उसको रिड्यूस करने के लिए बाज लोग ग्रीन टी के अंदर डाल के लेते हैं, शहद डाल के ले लेते हैं, सिर्फ नींबू कर लेते हैं। नींबू अल्लाह ताला ने बिल्कुल बनाया है, वो कट करता है, तमाम चीज़ें करता है, लेकिन एक क्वांटिटी होती है। अब एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट पे देना होता है। ये नहीं होता कि आपने 2-4 लेमन डाल दिया और फिर उसके बाद आप जल्दी से डाल दिया, सिरके की आधी बोतल डाल दी और ले लिया। अच्छा, यही नहीं है वो, अगर आपने देखा हो वो मेथी दाने के ऊपर भी बड़ा होता है।
आपको पता है मेथी दाना बेइंतहा गर्म है और वो पेट में जाके ना सिर्फ आपकी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है बल्कि आपके ऑनसेट मेंसेस का जो उसके भी फ्लो को बहुत सीवियर कर सकता है, बहुत अफेक्ट करता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बहुत होती हैं उससे। तो ऐसे कभी भी ना लें। मैं आपको फिर कहूँगी प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग ऑल सच थिंग्स। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ और बात हो रही है वीमेंस की हेल्थ की। तो अब बात करते हैं, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की, बट आजकल बहुत ज़्यादा जो कॉमन इशू है और बहुत ज़्यादा सर्च करने वाले क्वेश्चंस जो गूगल पर होते हैं फीमेल से रिलेटेड और यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, PCOS और PCOD। यानी इस पर हम जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और बेसिक इसमें सिम्टम्स क्या आ रहे होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा? देखिए PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ठीक है जी, ऑलमोस्ट बहन भाई हैं, सिम्टम्स ऐसे ही हैं। लेकिन PCOS जो है वो सिंड्रोम है, ज़्यादा तकलीफ का बाइस है। और इनका अगर देखा जाए तो ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं। ठीक है। अच्छा, फीमेल हार्मोन ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, उसके लेवल में डिसबैलेंसेस आ जाती है जिसकी वजह से एंड्रोजन बढ़ जाता है और PCOS हार्मोन बढ़ जाता है। अच्छा, हम PCOS में जो देखते हैं ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो कहलाई जाती है, शायद आपने, अमूमन लोग कहते हैं जी हमारे तो पानी की थैलियां हो गई हैं जी, आबी थैलियां जिनको कहते हैं, ठीक है, सिस्ट कहलाती हैं, बहुत कॉमन टर्म है, बिल्कुल बहुत कॉमन है ये। अच्छा, बेसिकली बनती कैसे हैं? वो थैलियां इस तरह बनती हैं कि जब हमारे रिलीज हो रहा है ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपस में काम ना कर पाए, उनका लेवल कम हो जाए और एंड्रोजन जो अल्लाह ताला ने हर औरत के अंदर एक मेल हार्मोन रखी है उसका लेवल हाई हो जाए, तो वो जो है जो ओवा है वो फटता नहीं है, ब्लास्ट नहीं होता जिससे मेंसेस हो। तो क्या होता है कि वो वहीं पलता बढ़ता रहता है, वहाँ हवा, पानी और खून, ये तीनों चीजें मिलाकर उसको सिस्टेटिक फॉर्म में बना देती है। अच्छा, इसी वजह से इसको PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। अच्छा, अब सिस्ट जब बन जाती है तो ये या तो पानी की होगी या खून से भरी हुई होगी, ठीक है। अब इसको आपने इलाज भी करना है और देखना भी। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जो अगर हम देखते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज क्रिएट करता है, ठीक है। फिर ये हार्ट और वेस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये ना सिर्फ इनको अफेक्ट करता है बल्कि आपकी जो देखते हैं इसकी सिम्टम्स पे अगर हम जाएं तो सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि हेयर ही ग्रो हो जाती है। अच्छा, हेयर ग्रो करते हैं आपके फेस पे, चेस्ट पे, ठीक है, आर्म्स पर, ऐसा लगता है जैसे मर्दाना, पेट पे। फिर वेट बढ़ता है और उसमें बेली और बटक्स ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है पिंपल्स या एक्नी हो जाती है। अच्छा, थर्डली फिर ओवेरियन सिस्ट होती है जो ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ये बहुत इसका इलाज किया जाता है, इसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए होता है। हाँ, इसलिए घर में बैठ के नहीं होगा। आप इस पे एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इन्होंने कि इसका इलाज करना होगा इसको। अब आप ये नहीं समझे कि इसको टोटके की ज़रूरत है या बहुत पुराना देसी और इलाज है इसका, तो एटलीस्ट उसको आप डॉक्टर के पास जाएं, डायग्नोज करवाएं सही तरह। वो टेस्ट आपको लिख कर देंगे, टेस्ट से आपको बहुत सारी और चीज़ें जो पता नहीं है, ऑब्वियसली आप अपनी बॉडी के अंदर नहीं देख सकते कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, बट जब डॉक्टर आपको टेस्ट लिख कर देता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें डायग्नोसिस की सूरत में, आपके पास रिपोर्ट की सूरत में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आपके पास आ जाती हैं। तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। और PCODs में जो है यही तमाम चीज़ें होती हैं, बाल पतले हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, बाकी यही सिम्टम्स होते हैं। लेकिन PCOD क्योरेबल है। आप उसको माहौल चेंज करें, रेगुलर एक्सरसाइज कराएं और डाइट के ऊपर कंट्रोल करें तो PCOD क्योर हो जाती हैं। जबकि PCOS के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इनके अंदर। अच्छा, लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन भी है कि PCOS है तो ये जिंदगी भर इसके साथ तो रहना होगा, बस इसकी मैनेजमेंट होती है, इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं, ट्रीटमेंट चाहिए। मैनेजमेंट उसी सूरत में जब ट्रीटमेंट होगी, आप उसी को मैनेज करें, वही आपकी ट्रीटमेंट फॉलो करें, क्योंकि विदाउट ट्रीटमेंट फिर जाहिर सी बात अगर आपने अनट्रीटेड रहेगा तो ये इनफर्टिलिटी पे भी ले जाएगा। तो आप उसको इलाज कराएं। ज़रूर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
एक तो आपके साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्लस आपकी जो ओवरऑल आपकी बॉडी का वेट है वो भी, BMI भी बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ सकता है, ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो जाएगी, और आप जब मिरर में खुद को देखेंगे तो सिर्फ सैडनेस का शिकार होंगे। तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमने तकरीबन हर एज की जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, उनकी बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मेनोपॉज की बात कर लेते हैं, संन्यास की जो मसाइल हैं। बेसिकली बहुत से सिम्टम्स होते हैं, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बाल भी ख़राब होना शुरू होते हैं, यानी लुक्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। प्लस बहुत सी फीमेल्स जो हैं वो ख़ुद को एक जगह बाउंड कर लेती हैं, सोशलाइज नहीं करती हैं। तो मैं चाहूँगी उनके लिए भी एक अच्छा सा बताया जाए, कुछ तरीका बताया जाए जिससे वो इन चीज़ों को यानी पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। देखिए, मेनोपॉज ये अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे माहवारी अल्लाह की तरफ से, उसका आना और उसका बंद होना दोनों अल्लाह ताला की तरफ से। इसलिए इसमें डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। इसको आप इंजॉय करें, ये भी एक फ्रेज है। हाँ, इसके सिम्टम्स ज़रा ऐसे होते हैं जिसमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसको आपने अपने ऊपर तारीख कर लिया तो आप अपनी इस बीमारी से लड़ेंगे कैसे? तो आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएं, प्रॉपर नींद दें, क्योंकि इसमें नींद का भी डिस्टर्ब हो जाती है। और आपकी जो 8 घंटे की नींद है वो 2 से 4 से 6 घंटे की रह जाती है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपकी जो डाइट है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप अपना खाना खाएं, आराम से खाएं, इंजॉय करें, हर मील को इंजॉय करें, हर सीज़न को इंजॉय करें। एक्सरसाइज और वॉक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है कि ओबेसिटी भी आती है इसमें, क्योंकि हार्मोन तो आपके चेंज हो चुके होते हैं। अब आप वापस से अपनी लाइफ की तरफ जा रहे होते हैं, यहाँ आपकी कोई चेंजेस नहीं आएगी फर्दर, वो स्टेबिलिटी की तरफ आ गई, बस दिस इज टिल द एंड ऑफ द लाइफ। तो उस हिसाब से आप अपने आप को मेंटेन रखें। ओके। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपको प्रोग्राम में बुलाकर। थैंक यू। हमने तकरीबन हर इश्यूज़ पर ही बात की है, बट फिर भी बहुत कम टाइम था तो बहुत सारी चीज़ों को हम डिटेल में नहीं लेके जा सके। तो मैं चाहूँगी प्रोग्राम का, क्योंकि एंड हो रहा है, तो एंड में कुछ एक अच्छा सा मैसेज जिससे लोग अपना ज़्यादा ख्याल, फीमेल स्पेशली अपनी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखना शुरू करें, और एटलीस्ट यानी जितना बहुत यानी हम उसको कॉमन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा यानी सीरियस नहीं लेते हैं प्रॉब्लम्स को। अगर इश्यूज आ रही हैं समझते हैं कि बस एक टैबलेट ले लेंगे, पेन अगर हो रहा है टैबलेट ले लेंगे, पेन यानी रिजॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बट पेन होने की भी वजह होती है। मैं चाहूँगी एक अच्छा सा मैसेज उनको दें, क्योंकि आप बहुत लोगों को इंस्पायर करती हैं, तो लोग यकीनन इंस्पायर होंगे आपसे। देखिए, आज का प्रोग्राम प्योरली लेडीज़ के लिए था, और जाहिर सी बात है ये प्रोग्राम हमारे मर्द हज़रात भी देख रहे होंगे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने घर की माँओं, बहनों, बेटियों का ख्याल रखें, उन्हें अच्छी एटमॉस्फेयर दें, उनको रेगुलर एक्सरसाइज का अगर ज़रूरत है तो एक्सरसाइज कराएं, घर के करीब अगर वॉक करना है तो वॉक करवाएं, उन्हें खाने को अच्छा दें, और सबसे बड़ी बात स्ट्रेस फ्री जोन में रखें। स्ट्रेस फ्री जोन में रखें, डाइट अच्छी खाएं, अपने आप को बिल्डअप करें इस तरह कि आपने जीना है, ना सिर्फ जीना है बल्कि दूसरों के लिए भी काम करना है। बिकॉज एक औरत ही है जो घर को भी संभालती है और बाहर के भी तमाम काम देखती है। तो आपके ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत सारी जिम्मेदारियां रखी हैं, ऐसे तो नहीं आपके पैरों के नीचे जन्नत रख दी अल्लाह ताला ने। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो इसको इग्नोर मत करें। प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा, और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम चैनल पर। तो अपनी होस्ट को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।